अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टेस्ट नंबर 9 की डिस्कशन करेंगे जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम से था। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एट इक्विलिब्रियम टोटल नंबर ऑफ मोल्स फॉर द रिएक्शन इफ अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आर। अब इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड की डिकम्पोजिशन है हाइड्रोजन और आयोडीन में। तो इस रिएक्शन के लिए हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास टू, टू माइनस अल्फ़ा, वन एंड वन माइनस अल्फ़ा। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है टू। ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब ज़रा देखिएगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड जब डीकम्पोज होता है तो हाइड्रोजन और आयोडीन प्रोड्यूस होते हैं। स्टार्टिंग पे इनिशियली हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स हैं, जबकि हाइड्रोजन और आयोडीन इनिशियली नहीं होंगे एट T0। तो हमारे पास इनके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? ज़ीरो। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों के एक्स एक्स मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो हाइड्रोजन आयोडाइड में कितनी कमी आएगी? उसके बाकी नंबर ऑफ मोल्स रह जाएंगे टू माइनस टू एक्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो ज़रा देखिएगा, टू माइनस टू एक्स प्लस एक्स, तो ये टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास जस्ट टू बच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? टू है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इफ़ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी फॉर द रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे अमोनिया सिंथेसिस के लिए रिएक्शन है। वो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 7 है। ठीक है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा रिएक्शन दिया है, तो इसके लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, पहला रिएक्शन जो है उसमें क्या है, उसमें नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल हैं, जिससे 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। अब सेकंड रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो डबल हो गए हैं। ठीक है, तो क्या होगा ज़रा देखिएगा, हमारे पास इनिशियल रिएक्शन के लिए जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 7 है। ठीक है, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो के सी की वैल्यू जो है फिर वो स्क्वायर में इंक्रीज होगी। ठीक है, के सी की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर में इंक्रीज होगी। तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आता है, 49। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब हम के सी का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें हमने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स पावर में लिखने होते हैं। ठीक है, अब इनिशियली तो हमारे पास के सी की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 49। सो इसलिए एक और आंसर, एक ऑप्शन जो है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर डबल्ड देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट होगा? इट बिकम्स वन फोर्थ, डबल्ड, हाफ, या रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है रिमेन्स कांस्टेंट। बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कंसंट्रेशन के चेंज होने से चेंज नहीं होता, इज़ नॉट अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ओनली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इन द रिएक्शन, अगेन सिंथेसिस ऑफ अमोनिया के लिए रिएक्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी इज। ठीक है, यहाँ पे हमने के पी और के सी के दरमियान रिलेशन बताना है। ठीक है, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी डेल्टा एन। अब डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो इसके डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ रही है, -2। सो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी पावर -2। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास के पी ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू के सी। ठीक, और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम हो एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो फिर क्या होता है, फिर के पी लेस होता है के सी से। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज विल शिफ्ट द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एंडोथर्मिक यानी इस रिएक्शन के लिए 150 किलो जाउल जो है इंथाल्पी चेंज पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जो है शिफ्ट होगा अगर हम क्या चेंज करें। ठीक है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आई, इंक्रीज इन टोटल प्रेशर, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन I2 और इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि ये I2 गैशियस फॉर्म में है, उसके बाद एटॉमिक आयोडीन भी गैशियस फॉर्म में है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर चेंज का तो इफेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जो है रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, तो अगर हम क्या करें एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करें, इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स द रिएक्शन टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक है, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा किस तरफ, टूवर्ड्स प्रोडक्ट, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जो है वो शिफ्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इन व्हाट मैनर विल इंक्रीज ऑफ प्रेशर अफेक्ट द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसमें कार्बन वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा कि हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे दोनों गैसेस हैं और रिएक्टेंट वाली साइड पे कार्बन जो सॉलिड है जबकि वाटर क्या है, गैस है। ठीक है, तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, आपने याद रखना है जब भी प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाएगा तो प्रेशर का इफ़ेक्ट जो है या वॉल्यूम चेंज का इफ़ेक्ट ये गैसेस के लिए होता है। ठीक है, तो जब आप प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, तो रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस स्पीशीज़ होंगी। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा इस रिएक्शन के लिए अगर हम प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो ये रिएक्शन जो है ये रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, व्हेन देयर इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन हैविंग स्मॉलर नंबर ऑफ मोल्स व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के हैं, कम है, और इसके ऑपोजिट अगर प्रेशर को डिक्रीज किया जाए तो फिर ये रिएक्शन शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, द इक्विलिब्रियम बिटवीन वाटर एंड इट्स वेपर इन एन ओपन वेसल। ठीक है, वाटर और वेपर के दरमियान जो इक्विलिब्रियम है ओपन वेसल में कैन नॉट बी अचीव। ठीक है, इसको अचीव नहीं किया जा सकता। रीज़न क्या है कि इक्विलिब्रियम को हम ओपन वेसल में इसलिए अटेन नहीं कर सकते क्योंकि वाटर वेपर जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली एस्केप होते रहते हैं कंटेनर से। ठीक है, तो क्या होगा, मज़ीद लिक्विड जो है वो वेपर्स में चेंज होगा, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक तमाम जो लिक्विड वाटर है वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी अचीव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम वाज फर्स्ट गिवन बाय। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये गोल्डबर्ग और वेग ने ये लॉ पेश किया था, इसे हम लॉ ऑफ मैस एक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गोल्डबर्ग एंड वेग द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैस। ठीक है, यानी सब्सटेंस जिस रेट से रिएक्ट करेगा वो डिपेंड करता है उसकी एक्टिव मैस पे। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो है किसने दिया था, गोल्डबर्ग और वेग ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, हमारे पास 4 ग्राफ हैं, तो इसमें जो है फर्स्ट ग्राफ, ठीक है, दिस वन, ये किसको शो कर रहा है, ये एक्सोथर्मिक। अब यहाँ पे ज़रा थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि जो वेरिएशन है ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर, ये हमें किस इक्वेशन से मिलती है, वॉन्ट हूफ इक्वेशन। ठीक है, वॉन्ट हूफ इक्वेशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर। ठीक है, अब ये इक्वेशन है क्या, ज़रा देखिए, K इज इक्वल टू ए ई पावर माइनस डेल्टा एच ओवर आर टी। ठीक है, अगर इसको हम क्या करें, लॉग में कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये रिलेशन बनता है, लॉग K2 ओवर K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच ओवर 2.303 आर
इंटू T2 माइनस T1 ओवर T1 इंटू T2। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, आपने ये 2 पॉइंट याद कर लेने हैं कि अगर तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो फिर जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और अगर जो है डेल्टा एच नेगेटिव है यानी एक्सोथर्मिक है तो फिर क्या होता है, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, अब क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए था, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और 1/T एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तो हमारे पास जो स्लोप होगी वो क्या होगी, वो स्ट्रेट लाइन आएगी जिसकी स्लोप पॉजिटिव होगी। तो ये ज़रा देखिएगा, व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन log k एंड 1/t अ स्ट्रेट लाइन विल बी फॉर्म्ड द स्लोप ऑफ विच इज, इसकी स्लोप किसके इक्वल होगी, माइनस डेल्टा एच ओवर 2.303 आर। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये एक्सोथर्मिक के लिए है, जबकि ये वाला ग्राफ किसके लिए होगा, एंडोथर्मिक के लिए होगा। अगर हम ग्राफ ड्रा करें बिटवीन log k और ओवर वर्सेस 1/t। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हेन टू रिएक्टेंट्स, ठीक है, ए एंड बी आर मिक्स्ड टू गिव प्रोडक्ट्स सी एंड डी, द रिएक्शन कोशेंट क्यू एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब हमारे पास दो रिएक्टेंट है, वो आपस में रिएक्ट करके दो प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, और रिएक्शन कोशेंट जो है वो इनिशियल स्टेज में क्या होगा, इज ज़ीरो, डिक्रीजेज विद टाइम, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम और इंक्रीजेज विद टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीजेज विद टाइम। अब बेसिकली होता क्या है कि इनिशियली जो है हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं मौजूद, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट ना होने के बराबर होते हैं, तो स्टार्टिंग पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग पे जब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा तो कंसनट्रेशन जो होगी सी और डी की वो इंक्रीज होगी, जबकि ए और बी की कंसनट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से क्या होगा, प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे और रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, तो हमारे पास जो है रिएक्शन कोशेंट भी इंक्रीज होगा विद टाइम। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हेन अ कैटलिस्ट इज एडेड टू अ रिवर्सिबल रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम स्टेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है, उसमें हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं, तो कैटलिस्ट के ऐड करने पर इक्विलिब्रियम जो है कांस्टेंट उस पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, डज नॉट चेंज, बिकम ज़ीरो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, डज नॉट चेंज। ठीक है, बेसिकली कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट जो है वो जस्ट टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम उसको शॉर्ट कर देता है, यानी इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाता है। फॉरवर्ड रिएक्शन को भी तेज कर देगा, रिवर्स रिएक्शन को भी तेज कर देगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ना ही पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को चेंज करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, अ वेसल एट इक्विलिब्रियम contains SO3, SO2 and O2. Some helium gas is added so that total pressure increases while temperature and volume remain constant. According to Lee-Chatelier principle, the dissociation of SO3। अब हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में SO3 है, SO2 है और O2 मौजूद है। ठीक है, हम उसमें क्या करते हैं, हीलियम गैस को ऐड कर देते हैं जो कि इनर्ट गैस है। अब हीलियम गैस के आने की वजह से टोटल प्रेशर तो बढ़ जाएगा, लेकिन टेम्परेचर और वॉल्यूम पे चेंज नहीं होगा, इफेक्ट नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि ली शैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो डिसोसिएशन है SO3 की वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी, रिमेन्स अनअल्टर्ड, इंक्रीजेज या चेंज अनप्रिडिक्टेबली। तो SO3 की डिसोसिएशन जो है वो रिमेन्स अनअल्टर्ड, यानी कि चेंज नहीं होगी। ठीक है, बेसिकली इनर्ट गैस को जब हमने ऐड किया है तो वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि क्या है कि नॉन रिएक्टिव गैस को हमने ऐड किया है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, डज नॉट चेंज द पार्शियल प्रेशर ऑफ अदर गैसेस। तो इस वजह से क्या होता है, ओवरऑल सिस्टम का प्रेशर तो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन टोटल प्रेशर जो है वो इफेक्ट नहीं करता, डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा उस हीलियम के ऐड होने की वजह से, तो इस वजह से SO3 की डिसोसिएशन भी अनचेंज रहेगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, द रोल ऑफ अ कैटलिस्ट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज, कैटलिस्ट का क्या रोल है। ठीक है,
alter the equilibrium constant of the reaction, increase the rate of forward reaction, allow the equilibrium to be achieved quickly और decrease the rate of backward reaction. तो कैटलिस्ट क्या करता है, ठीक है, इट अलाउज द इक्विलिब्रियम टू बी अचीव्ड क्विकली. ठीक है, कैटलिस्ट का रोल क्या है कि वो इक्विलिब्रियम को क्विकली अचीव करवाए. ठीक है, ये कैसे करता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स दोनों के रेट को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम जल्दी एस्टेब्लिश हो जाता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी फेवर्ड एट लो प्रेशर. हमारे पास 4 डिफरेंट रिएक्शंस हैं, तो कौन सा रिएक्शन जो है फेवरेबल होगा एट लो प्रेशर. तो ज़रा देखिएगा, हाँ, हम रिकॉल करते हैं, हमने पढ़ा था कि प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट उन रिएक्शंस पे होता है कि जिनके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल ना हो. ठीक है, और अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो. ठीक है, अब लो प्रेशर हम करें, ठीक है, तो इससे क्या होगा, रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर है. ठीक है, तो हम देख लेते हैं इन चारों में से किस तरफ प्रोडक्ट वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर है. अब पहले में क्या है कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, दूसरे में इक्वल हैं, तीसरा रिएक्शन जो है इसमें प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन. ठीक है, जबकि डी में भी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं. ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, व्हेन प्रेशर इज डिक्रीज्ड द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज प्रोडक्ट हैव मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस स्पीशीज. So this will increase the pressure and nullify the effect of decrease in pressure. ठीक है, रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ताकि जो प्रेशर को कम किया गया है उस इफेक्ट को नलीफाई किया जा सके. क्वेश्चन नंबर 15 देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज द रिएक्शन गो फार्थेस्ट टू कंप्लीशन. यानी बड़ी देर के बाद दूर जाके जो है रिएक्शन वो कंप्लीट होगा. ठीक है, तो ज़रा देखिएगा, हमारे पास के की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन. ठीक है, लार्ज वैल्यू ऑफ के सी और के पी क्या शो करती है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हुआ है टू लार्ज एक्सटेंट. ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, रिएक्शन जो है वो फार्थेस्ट टू कंप्लीशन होगा. ठीक है, अब यहाँ ज़रा देखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ के हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. ठीक है, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. अगर के की वैल्यू क्या हो, बहुत ही कम हो, ठीक है, तो इसका मतलब है रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, प्रोडक्ट ना होने के बराबर है. ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जो हैं वो नेवर गो टू कंप्लीशन. उसके बाद अगर के की वैल्यू जो है वो क्या हो, के की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट कम है. तो ऐसे रिएक्शन जो हैं उसमें क्या होता है, मोस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट कम होते हैं. और अगर क्या हो, कंपेरेबल, तकरीबन ना बहुत बड़ी वैल्यू हो ना बहुत छोटी वैल्यू हो के की, तो इसमें रिएक्टेंट्स भी और प्रोडक्ट दोनों जो हैं काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं. अब इसमें ज़रा वैल्यूज़ के हिसाब से देखिएगा, अगर के की वैल्यू 10⁻³ से लेस है तो इसका मतलब है उसमें मोस्टली रिएक्टेंट्स हैं, और अगर के की वैल्यू जो है वो 10⁻³ से ग्रेटर है या 10⁻² से ग्रेटर है, ठीक है, तो इसका मतलब है उसमें मोस्टली प्रोडक्ट्स हैं. अगर इसके दरमियान के की वैल्यू है तो इसका मतलब है रिएक्टेंट्स भी हैं और प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं. तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो के की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आप चूज़ करेंगे. ठीक है, ऐसे रिएक्शन के लिए विच गो फार्थेस्ट टू कंप्लीशन. ठीक है, तो ये आपने याद रखना, फार्थेस्ट का मतलब क्या है कि रिएक्शन जो है बड़ी देर के बाद जाके कंप्लीट हो रहा है या दूर जाके, उसमें क्या होगा, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में काफ़ी मिकदार में कन्वर्ट होंगे, तो इसके लिए क्या होगा, टाइम भी ज़्यादा चाहिए होगा. और जब जो है प्रोडक्ट ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट, तो के की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 से ग्रेटर ही. क्वेश्चन नंबर 16 देखें, द वैल्यू ऑफ के पी फॉर द रिएक्शन. अब ये रिएक्शन जो है हाइड्रोजन सल्फाइड की जो डिकम्पोजिशन है, इसके लिए हमें के पी की वैल्यू दी हुई है. ठीक है, 1.2 10⁻² एट 1065 डिग्री सेल्सियस. वो कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ के सी इज़, के सी की हमने वैल्यू बतानी है. ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली याद रखें कि रिलेशन तो हमें मालूम है, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी डेल्टा एन. तो डेल्टा एन डिसाइड करता है कि के पी ग्रेटर होगा या के सी ग्रेटर होगा. ठीक है,
अब इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, कम है, तो डेल्टा एन जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 3 हैं, रिएक्टेंट के कितने हैं, 2 हैं, तो आंसर आ रहा है 1। अब जब डेल्टा एन पॉजिटिव वैल्यू होगी तो इसका मतलब है के पी जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू के सी, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए के सी की वैल्यू फिर क्या होगी, इस वैल्यू से लेस होगी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। के सी विल लेस देन 1.2 10⁻⁻²। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ इथेनॉल reacts to produce 2/3 moles of ethyl acetate. The equilibrium constant is। अब सिंपली ज़रा देखें, यहाँ पे हमारे पास एसिटिक एसिड और इथेनॉल दोनों रिएक्टेंट हैं, जबकि ये रिएक्ट करेंगे तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में एस्टर बनता है और साथ में वाटर बनता है। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, इनिशियली हमारे पास एसिटिक एसिड का 1 मोल है, इथेनॉल का भी 1 मोल है, ठीक है, और इनिशियली हमारे पास प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, 0, ठीक है। हम सपोज करते हैं कि इक्विलिब्रियम पर हमारे पास प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रोड्यूस हुए, अल्फा अल्फा, ठीक है। तो इन दोनों में कितनी कमी आएगी, इनकी जो बाकी कंसंट्रेशन बच जाएगी वो होगी 1 माइनस अल्फा, ठीक है, 1 माइनस अल्फा। हम सपोज कर रहे हैं कि कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए, कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए प्रोडक्ट के 2/3, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी 2/3। तो इनमें कमी कितनी आएगी, इनमें कमी आ जाएगी 2/3 की, तो बाकी इनकी कंसंट्रेशन रह जाएगी 1 माइनस 2/3। तो के सी के एक्सप्रेशन में हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास आएगा 4, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या है, डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अब याद रखिएगा कि अगर हम डायरेक्ट कर दें कि 2/3 ऊपर लिख दें और नीचे क्या लिख दें, ठीक है, लाइक दिस, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिख रहे हैं और रिएक्टेंट की नीचे लिख रहे हैं। अब याद रखें कि ये जो है ये इनिशियली हमारे पास जो एसिटिक एसिड और इथेनॉल था, जबकि के सी का एक्सप्रेशन जब हम लिखते हैं तो हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो कंसंट्रेशन होती है वो लिखी जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेपर डेंसिटी ऑफ N2O4 एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 30। वेपर डेंसिटी गिवन है, व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ N2O4 एट दिस टेम्परेचर। तो हमने परसेंटेज डिसोसिएशन बतानी है। अब आपको याद होगा कि हमने रिलेशन पढ़ा है वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट के दरमियान, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी जो है वो हमारे पास क्या आएगी, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ओवर 2। अब N2O4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 92 है, तो वेपर डेंसिटी कितनी आ जाएगी, वेपर डेंसिटी आ जाएगी 46, ठीक है। अब हमारे पास जो है परसेंटेज डिसोसिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो ज़रा देखिएगा क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी डी, ठीक है, जो कि हमने कैलकुलेट की है, ठीक है, या कह लें आइडियल वेपर डेंसिटी, माइनस डी जो कि ऑब्जर्व वैल्यू है, ठीक है, ओवर डी। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करें, आंसर क्या आएगा 46 माइनस 30 ओवर 30, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 53.3%, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, इज K1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए क्या है, K1 है। और इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ मोल्स हाफ कर दें तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2 है। तो हमने इसके दरम्यान रिलेशन बताना है, ठीक है, रिलेशन बताना है। अब ज़रा देखिएगा, हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन के लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ये होगा और सेकंड रिएक्शन के लिए ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस सारे एक्सप्रेशन में से 1/2 पावर कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। जब बाहर निकालेंगे तो बाकी जो हमारे पास अंदर एक्सप्रेशन बचेगा वो एक्चुअली पहले वाला बनेगा। तो इसकी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था, K1 था, ठीक है। तो K1 और K2 के दरम्यान रिलेशन फिर क्या बनेगा, K2 इज इक्वल होल अंडर रूट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है वो है सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड कैल्शियम बाइकार्बोनेट इफ द टोटल प्रेशर इज -2 bar at 420 Kelvin,
फाइंड डेल्टा जी नॉट फॉर दिस डिकम्पोजिशन। अब हमारे पास सॉलिड कैल्शियम बाइकार्बोनेट की डिकम्पोजिशन है, ठीक है। टोटल प्रेशर कितना है 0.2 बार और टेम्परेचर कितना है 420 केल्विन। तो इसके लिए हमने डेल्टा जी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होती है वो क्या होती है -2.303 RT log K, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा ये जो इक्वेशन है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, क्या बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और जो प्रेशर है टोटल प्रेशर है वो है 0.2 बार। अब ज़रा देखें कि जितने नंबर ऑफ़ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हैं उतने ही वाटर के हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का इंडिविजुअली जो है इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर क्या होगा, वो होगा 0.1 बार, 0.1 बार, ठीक है। और जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनकी जो हम कंसंट्रेशन लेते हैं वो यूनिटी लेते हैं, ठीक है, यूनिटी लेते हैं। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे के पी का रिलेशन देखूँ तो क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आएगी 0.1 इंटू 0.1, ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा फॉर कैल्शियम कार्बोनेट, और नीचे भी क्या आएगा 1। तो इसका मतलब है यहाँ पे के पी हमारे किसके के पी किसके कल आ रहा है, वो आ रहा है 0.01 के, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हम के पी लिखते हैं, ठीक। तो इसका मतलब है हमारे पास लॉग के की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 0.01, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा ये हमारे पास फॉर्मूला था दिस वन, और हमने यहाँ पे के पी की वैल्यू निकाली 0.01। हमने जस्ट क्या करना है, डेल्टा जी के फॉर्मूला में वैल्यूज पुट, टेम्परेचर कितना है 420 और आर कितना है 8.314, ठीक। तो फाइनल हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 16.08 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन। अब इस न्यूमेरिकल के लिए एक तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए था कि डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल होता है, और दूसरा हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 1 मोल ऑफ N2O4 एट 300 is kept in a closed container under one atmospheric pressure. It is heated to 600 when 20% by mass of N2O4 decomposes to NO2. The resultant pressure is। अब यहाँ पे हमारे पास 1 मोल है N2O4 का एट 300 केल्विन, ठीक है। ये क्लोज कंटेनर में है और प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम इसको हीट करते हैं 600 केल्विन तक, ठीक है, और हीट करने से इसका 20% मैस जो है वो डीकम्पोज हो जाता है किसमें, NO2 में। तो हमने रिजल्टेंट प्रेशर बताना है। अब ज़रा इसके सोल्यूशन देखिएगा, हमारे पास इक्वेशन क्या है, N2O4 डीकम्पोज हो रहा है NO2 में, ठीक है। इनिशियली हमारे पास N2O4 का 1 मोल है और NO2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 0 होंगे, ठीक है। अब 20% मैस डीकम्पोज हुआ है। अब 20% मैस डीकम्पोज हुआ है तो 1 का 20% निकालें तो कितना होता है, ये आएगा 0.2, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो NO2 के नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं वो कितने 0.2 हैं, ठीक है। अब क्योंकि NO2 के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं इक्वेशन के मुताबिक 2 हैं तो इसका टोटल कितने हो जाएंगे 0.4, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि 0.4 मोल्स हमारे पास NO2 के होंगे और N2O4 में कमी कितनी आएगी 1 माइनस 0.2, तो आंसर कितना आएगा 0.8। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो है इनकी कंसनट्रेशन आ गई NO2 की और N2O4 की। अब यहाँ नेक्स्ट ज़रा देखिएगा कि हमारे पास 300 केल्विन पे नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 1, और 600 केल्विन पे नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो हम दोनों को जमा कर देंगे 0.8 प्लस 0.4, तो आंसर कितना आएगा 1.2, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमारे पास रिलेशन क्या होगा, ठीक है। आपको याद होगा हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। अब वॉल्यूम क्योंकि क्या है कांस्टेंट है तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। जस्ट हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है और हमारे पास जो है वो प्रेशर आ जाएगा, रिजल्टेंट प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर हमारे पास 300 से 600 चला गया, नंबर ऑफ मोल्स हमारे 1 से कितने गए 1.2, ठीक है। प्रेशर इनिशियल प्रेशर कितना था 1 एटमॉस्फेयर, तो फाइनल हमारे पास जो रिजल्टेंट प्रेशर आएगा वो कितना होगा, वो होगा 2.4। तो करेक्ट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 22 देखें, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स आर डबल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी। रिवर्सिबल रिएक्शन है और हम कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की उसे डबल कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, 1/4, हाफ, डबल या सेम। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी सेम। ठीक है, कंसंट्रेशन और प्रेशर के चेंज होने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, द इंथाल्पी एंड इंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन। ठीक है, इंथाल्पी चेंज कितना है, 30 किलो जाउल पर मोल, और इंट्रोपी चेंज 105 जाउल पर केल्विन है। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम इज, किस टेम्परेचर पे जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है, ज़ीरो। ठीक है, डेल्टा जी ज़ीरो होगा, और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब है हमारे पास डेल्टा एच फिर किसके इक्वल रह जाएगा, टी डेल्टा एस के। ठीक है, टी डेल्टा एस। अब सिंपली आप क्या करें, इस फॉर्मूला से फाइंड कर लें टेम्परेचर को, तो आपके पास इक्विलिब्रियम जो है किस टेम्परेचर पे अटेन होगा, तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ ज़रा देखें डेल्टा एच कितना है, डेल्टा एच 30 है, और इंट्रॉपी कितनी है 105। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक किलो जाउल में और एक जाउल में है तो दोनों को ही जाउल में कन्वर्ट करते हैं, और हमारे पास टेम्परेचर कितना आ रहा है 285.7 केल्विन। सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस इन द रिएक्शन। अब ये हमारे पास रिएक्शन है, फेरिक हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो रहा है फेरिक आयंस में और हाइड्रोक्साइड आयंस में, इज डिक्रीज्ड बाय 1/4 टाइम्स। कंसंट्रेशन जो है OH नेगेटिव आयंस की वो हम डिक्रीज कर रहे हैं, कितनी, 1/4 टाइम। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है फेरिक आयंस की वो इंक्रीज होगी बाय, अच्छा यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें। ठीक है, हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो के फेरिक आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब क्योंकि हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉलिड में है तो सॉलिड की जो एक्टिविटी है उसको यूनिटी लिया जाता है। ठीक है, जब यूनिटी लेंगे तो हमारे पास के किसके को रह जाएगा, ये रह जाएगा फेरिक आयंस की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सल आयंस की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल। अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन को 1/4 टाइम डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, जब 1/4 टाइम डिक्रीज होगा तो इसका मतलब है ओवरऑल कितने हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, 64 टाइम्स। उसकी रीज़न ज़रा देखें कि हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं 1/4 इसकी क्यूब लें। ठीक है, इसका क्यूब लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1/64। ठीक है, तो इसका मतलब है 64 टाइम जो है हाइड्रोक्साइड आयंस डिक्रीज हुए, तो फेरिक आयंस कितने टाइम्स इंक्रीज होंगे ताकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो चेंज ना हो। ठीक है, तो 64 टाइम जो है इंक्रीज होंगे फेरिक आयंस इन ऑर्डर टू कीप द वैल्यू ऑफ Kc कांस्टेंट। ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो है वो 64 टाइम्स है। अब नॉर्मली ये क्वेश्चन बहुत आसान था कि 1/4 टाइम डिक्रीज हो रहा है एक प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट 1/4 टाइम इंक्रीज होगा, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं उसकी पावर में क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो क्यूब की वजह से यहाँ पे जो है आंसर चेंज हुआ। ठीक है, जब हम 4 का क्यूब लेते हैं तो आंसर आता है 64, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो है ए ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन देखिएगा, फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है हमारे पास N2 + 3H2 क्या बन रहा है, 2NH3। ठीक है, अमोनिया फॉर्मेशन, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है। अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब शिफ्ट होगा, हमारे पास ऑप्शन है बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, एंड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, अब ज़रा देखें कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो जारी बात है एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने के लिए ज़रूरी है कि हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें। ठीक है, अब साथ ही साथ प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, कम हैं, रिएक्टेंट के ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा,
और इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस तरफ जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, इफ द वैल्यू ऑफ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज 1.6 10 रेज़ पावर 12 देन द इक्विलिब्रियम सिस्टम विल कंटेन। अब ये बहुत ही हाई वैल्यू है केसी की, ठीक है। तो अगर केसी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई हो तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रोडक्ट मौजूद हैं, रिएक्टेंट बहुत ही कम है, ठीक है। हाई वैल्यू इंडिकेट्स द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, ठीक है। तो इसका मतलब है रिएक्शन मिक्सचर मोस्टली कॉन्टेन्स प्रोडक्ट। सो करेक्ट आंसर जो है बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, इफ EMF ऑफ सेल फॉर अ गिवन रिएक्शन हैज़ अ नेगेटिव वैल्यू, अगर इसकी जो है सेल पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव हो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स करेक्ट रिलेशनशिप फॉर द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास रिलेशन होता है डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है -NF/E। अच्छा यहाँ पे देखें कि अगर जो है सेल पोटेंशियल उसकी वैल्यू नेगेटिव हो तो फॉर्मूला भी नेगेटिव है, तो डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। या तो डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी जीरो से ग्रेटर होगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक। अब नेक्स्ट जरा देखिएगा डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान रिलेशन क्या है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 NRT log K, ठीक है। अब डेल्टा जी जो है ये ज़ीरो से ग्रेटर है, ठीक है, यानी पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू तभी आएगी जब के जो है ये क्या हो, ये 1 से लेस हो, ठीक है। ये के अगर 1 से ग्रेटर होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव है, जबकि यहाँ हम प्रूव कर चुके हैं कि डेल्टा जी पॉजिटिव है अगर सेल पोटेंशियल क्या हो, नेगेटिव हो, ठीक है। सो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन कि डेल्टा जी ज़ीरो से ग्रेटर होगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से लेस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द फेज रूल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, फेज रूल जो है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो फेज रूल को जे विलर्ड गिब्स ने डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फेजेस इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास सल्फर जो है वो रोम्बिक से मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो रहा है, तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या बताना है, नंबर ऑफ फेजेस बतानी है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है, तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जब इक्विलिब्रियम कायम होता है तो उस पर दोनों फेजेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं, तो नंबर ऑफ फेजेस कितनी होगी, 2, ठीक है। सिंस द सिस्टम ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर अंडर इक्विलिब्रियम बोथ द फॉर्म्स वुड एग्जिस्ट टुगेदर एंड हैंस द सिस्टम हैज़ 2 फेजेस। कौन सी, नॉन इक्विलिब्रियम, इट हैज़ ओनली 1 फेज, ठीक है। दोनों फेजेस हैं इक्विलिब्रियम पे, अगर नॉन इक्विलिब्रियम हो तो फिर कोई एक फेज एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, अ मिक्सचर ऑफ 3 गैसेस ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तीनों गैसेस का मिक्सचर है, तो गैसेस का मिक्सचर जो है वो 1 फेज सिस्टम होता है। उसकी रीज़न क्या है कि गैसेस आपस में होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं, ठीक है। और फेज की डेफिनेशन ही यही है कि फेज क्या है कि जिसकी अपेयरेंस क्या हो, होमोजीनियस हो, ठीक है। सो मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कंसीडर्ड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर के जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, तो इसलिए क्या होगा, 3 गैसेस मिलके 1 फेज सिस्टम ही कहलाएंगी। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अब कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में इन अ क्लोज्ड वेसल constitutes a system with number of phases equal to। अब आपने याद रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब डीकम्पोज होता है, ठीक है, तो हमने यहाँ के क्या बताना है, नंबर ऑफ फेजेस। अब नंबर ऑफ फेजेस में कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये क्या है, ये सॉलिड है तो ये अलग फेज होगी। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी क्या है, सॉलिड है, ये दोनों अलग अलग केमिकल स्पीशीज़ हैं, ठीक है। तो ये सेकंड फेज हो गया। तीसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है, ये थर्ड फेज। तो कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन जो है ये 3 फेज सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। द डीकम्पोजिशन
involves three phases which are solid calcium carbonate, solid calcium oxide and gaseous carbon dioxide. So correct answer जो है वो D option. Question number 32 देखें, a saturated solution of sodium chloride is, सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है ये टू फेज सिस्टम होता है. बेसिकली क्या होता है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसमें लिक्विड फेज होती है, ठीक है, जो कि एक्वस सोल्यूशन है, और दूसरा जो है सॉलिड फेज होती है जिसमें एक्सेस सोडियम क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है. यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन में डिसोसिएटेड फॉर्म या डिजोल्व फॉर्म और अनडिसोसिएटेड या अनडिजोल्व फॉर्म एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होते हैं. ठीक है, तो जो दोनों फेजेस के दरमियान इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, तो इस वजह से ये क्या होगा, टू फेज सिस्टम होगा. क्वेश्चन नंबर 33 देखें, वाटर सिस्टम हैज थ्री फेजेस, आइस, वाटर एंड वेपर्स, द नंबर ऑफ कंपोनेंट इन द सिस्टम. अब तीनों फेजेस में जो केमिकल स्पीशीज तो सेम है, वाटर H2O, तो इसलिए जो होगा नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 होगा. ठीक है, नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या होगा, 1. अब जरा देखिएगा, इन केमिकल टर्म्स अ कंपोनेंट इज अ केमिकली इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सिस्टम एंड इन दिस केस देयर इज ओनली वन सब्सटेंस विच इज वाटर. क्वेश्चन नंबर 34 देखें, द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स विच मस्ट बी स्पेसिफाइड so that the remaining variables are fixed automatically and the system is completely defined. यानी कितने नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स के जिनको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है ताकि बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएं, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम. क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम द फेज रूल इज, वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए फेज रूल क्या होता है, F इज इक्वल टू 3 माइनस पी. अब फेज रूल है क्या, फॉर्मूला है F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 2. अब वन कंपोनेंट के लिए C की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, F इज इक्वल टू 3 माइनस पी. सो करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, ए ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 36 देखें, एट अ ट्रिपल पॉइंट बोथ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर फिक्स्ड, ओनली द टेम्परेचर इज फिक्स्ड, ओनली द प्रेशर इज फिक्स्ड, समटाइम्स प्रेशर एंड समटाइम टेम्परेचर इज फिक्स्ड. तो ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं. ट्रिपल पॉइंट जो है, सब्सटेंस का ट्रिपल पॉइंट क्या है, बेसिकली ये वो टेम्परेचर या प्रेशर है कि जिस पे सब्सटेंस की तीनों फेजेस एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होती हैं. ठीक है, को एग्जिस्टिंग थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. इट इज़ दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द सब्लिमेशन, फ्यूजन एंड वेपराइजेशन कर्व्स मीट. जहाँ पे तीनों कर्व्स क्या करेंगी, एक पॉइंट पे मीट करेंगी, उससे हम क्या कहेंगे, ट्रिपल पॉइंट कहा जाएगा. क्वेश्चन नंबर 37 देखें, विच इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम एट अ ट्रिपल पॉइंट. अब ट्रिपल पॉइंट पे तीनों फेजेस को एग्जिस्ट कर रही हैं. ठीक है, वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए तो, और यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही फिक्स्ड होते हैं, तो इसलिए किसी भी वेरिएबल को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जो है वो स्पेसिफाइड हैं, फिक्स हैं, तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, for one component system there are no degree of freedom when there are three phases and the three phase mixture can only exist at a single temperature and pressure. यानी एक ही टेम्परेचर और प्रेशर पे जो है ट्रिपल पॉइंट पॉसिबल है, सो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 0. क्वेश्चन नंबर 38 देखें, अ वन कंपोनेंट सिस्टम हैज 4 phases, कैन द 4 phases कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम. क्या 4 phases भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, 4 phases जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, नो. फॉर डिफरेंट phases टू को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द कंडीशन ऑफ इक्वल केमिकल पोटेंशियल मस्ट बी सेटिस्फाइड. क्या होना चाहिए, उनका केमिकल पोटेंशियल जो है सेम होना चाहिए. ठीक है, तो दिस कंडीशन डिक्टेट्स दैट फॉर अ सिंगल कंपोनेंट सिस्टम द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस जो कि को एग्जिस्ट कर सकती हैं वो कितनी है, 3. ठीक है, तो इस वजह से 4 फेजेस के लिए, वन कंपोनेंट एंड 4 फेजेस, तो दे डू नॉट को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम. क्वेश्चन नंबर 39 देखें, द फेज रूल इज एप्लीकेबल टू. अब फेज रूल जो है वो एप्लीकेबल होता है हेट्रोजीनियस सिस्टम वेयर फिजिकल और केमिकल. ठीक है, वाइदर फिजिकल और केमिकल, हेट्रोजीनियस सिस्टम पे ही फेज रूल अप्लाई होता है. तो सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ी डिटेल देख लें. फेज रूल किसने दिया था, गिब्स ने. It relates the number of degree of freedom of a system, the number of components and the number of phases in a system at equilibrium.
ये हम पढ़ चुके हैं। क्या है? F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। अब फेज रूल एप्लीकेबल होता है हेट्रोजीनियस सिस्टम में, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा फेजेस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा कि फिजिकल जो मिक्सर्स हैं, सैंड और वाटर, केमिकल मिक्सर लाइक सॉल्यूशंस, इसी तरह सिस्टम विद मल्टीपल फेजेस, आइज और वाटर, ठीक। तो जहाँ भी फिजिकल या केमिकल मिक्सर होंगे और वो हेट्रोजीनियस सिस्टम बनेगा तो वहाँ पे फेज रूल अप्लाई होगा, ठीक है। इसी तरह अगर डिफरेंट हेट्रोजीनियस सिस्टम्स हैं और एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में हैं तो वहाँ भी फेज रूल अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द रिड्यूस्ड फेज रूल फॉर अ कंडेंस सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा देखें कि कंडेंस सिस्टम के लिए जो रिड्यूस फेज रूल है वो क्या है, वो है एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन, ठीक है, प्लस वन। यहाँ पे क्या होता है कि कंडेंस सिस्टम में जो हम स्टडी करते हैं सिस्टम को, वो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करते हैं। यहाँ पे प्रेशर जो होता है फिक्स होता है 1 atm। तो इस वजह से क्या होगा, एक वेरिएबल कम हो गया, ठीक है। वन प्रेशर वेरिएबल्स बिकम कांस्टेंट इन द फेज रूल, जब प्रेशर को हमने कांस्टेंट कर दिया है तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, कंडेंस्ड फेज रूल कहेंगे, ठीक है। सम टाइम द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एज वेल एज लिक्विड सिस्टम इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एज सच द वेपर फेज बिकम्स नॉट एग्जिस्टेंस एंड कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब हम प्रेशर को क्या कर दें, प्रेशर वेरिएबल को कांस्टेंट रखें तो ये टर्म क्या कहलाएगी, कंडेंस्ड फेज रूल कहलाएगी, और इसमें रिड्यूस्ड फेज रूल कह लें, ठीक है, ऑफ अ कंडेंस्ड सिस्टम। तो इसको हम फिर क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पेडागोजी से, ज़रा देखिएगा पहला क्वेश्चन, एट डिफरेंट लेवल रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट्स इज कॉल्ड। अगर डिफरेंट लेवल रिलेशनशिप है सब्जेक्ट्स के दरमियान, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहेंगे, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करिकुलम बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ। करिकुलम जो है वो सोसाइटी के कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। इन विच करिकुलम टीचर ट्रेनिंग इज लेस एम्फेसाइज्ड। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में जो होता है टीचर ट्रेनिंग वो लेस एम्फेसाइज्ड है, इसके अलावा एक्टिविटी सेंटर्ड हो या लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच मेथड ऑफ इवेल्युएशन इज यूज टू इम्प्रूव कंटेंट्स ड्यूरिंग करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कौन से मेथड ऑफ इवेल्युएशन को यूज़ किया जाता है कंटेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए करिकुलम डेवलपमेंट के दौरान। तो समेटिव इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक और फॉर्मेटिव। तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो होती है ये होती है ऑन गोइंग इवेल्युएशन, ठीक है, यानी कि लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ जो इवेल्युएशन की जाती है। समेटिव इवेल्युएशन होती है एट द एंड ऑफ लेसन, ठीक है, या एंड ऑफ कोर्स। और डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होती है टू चेक द एबिलिटी, स्ट्रेंथ या वीकनेस या फिर जो लर्निंग नीड्स हैं स्टूडेंट की, उसके लिए डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर। कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम को इफेक्ट करते हैं, तो आर नाउन एज, इन्हें कहा जाता है फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, ठीक है। तो करिकुलम डेवलपमेंट में सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन ही डिसाइड करती है कि जो करिकुलम जो है, ठीक है, उसके एक्चुअली क्या आउटकम्स जो हैं एक्सपेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। करिकुलम जो है वो कैसे डेवलप किया जाएगा और किस बेस पे होगा, किस नज़रिए पे होगा। नेक्स्ट देखें, ऑन्टोलॉजी इज आल्सो नाउन एज। ऑन्टोलॉजी जो है इसको मेटाफिजिक्स कहा जाता है, मेटाफिजिक्स। अब यहाँ पे देखिएगा एपिस्टोमोलॉजी, इट रिलेट्स अबाउट नॉलेज, ठीक है। मेटाफिजिक्स जो है इसे कह लें इट रिलेट्स टू द रियलिटी। एक्सियोलॉजी जो है ये क्या होता है, वैल्यूज़ के रिलेटेड, ठीक है। तो ऑन्टोलॉजी जो है इज आल्सो नाउन एज मेटाफिजिक्स। द नॉलेज रिलेट्स टू वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़ से रिलेटेड जो नॉलेज है उसको एक्सियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द यूनिवर्स, ठीक है। उसके बाद बेसिकली एपिस्टेमोलॉजी इन फिलोसफी डील्स, एपिस्टेमोलॉजी डील करती है विद नॉलेज। और लास्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ नॉलेज दैट बेसिकली ड्राइव फ्रॉम सेंसेस। तो सेंसेस से जो हमें नॉलेज हासिल होता है उसे हम लॉजिकल कहते हैं, लॉजिकल, लॉजिक बेस्ड, ठीक है।
the type of knowledge that basically derived from senses is